मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में अपन ने जो वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर है उसके अंदर DO पढ़ लिया था, और अपन ने उसके अंदर फिर COD पढ़ लिया था एंड THOD पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर, दिस इज केमिकल वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर, दैट इज़ TOC, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। तो ये होता क्या है देखते हैं। TOC इज जस्ट अनदर वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इट्स कार्बन कंटेंट। तो जो TOC होता है वो केवल एक अलग तरीका है प्रेजेंट करने का, किसको, कार्बन कंटेंट को, ठीक है ना। कार्बन कंटेंट के फॉर्म में ऑर्गेनिक मैटर को प्रेजेंट करने का एक अलग तरीका है, ठीक है। तो इसको देखते हैं एक बार नीचे। देखो इसके अंदर वही ग्लूकोज के एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो ग्लूकोज यहाँ पर कितना है, 1 मोल ग्लूकोज लेके चल रहे हैं यहाँ पर अपन, ठीक है। दैट विल बी, जो कि रिएक्ट कर रहा है किससे, 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, जो कि 6 मोल ऑफ CO2 बना रहा है एंड 6 मोल ऑफ H2O बना रहा है। उसके बाद वही लिखा हुआ है 1 मोल C6H12O6 है 6 मोल्स ऑफ कार्बन इन इट। तो 1 मोल ग्लूकोज के अंदर 6 मोल कार्बन के हैं, तो 180 ग्राम के पास कितना होगा, 72 ग्राम कार्बन है, कन्वर्ट कर लिया इसको। और अगर 300 मिलीग्राम पर लीटर वैल्यू लेके चलते हैं तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 72 डिवाइड बाई 180 इंटू 300, इट विल बी 120 मिलीग्राम पर लीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, TOC हो जाएगा। इसके बाद नीचे आइए, तो नीचे देखते हैं अपन इसके अंदर एक एग्जांपल और है हमारे पास, CH4, मतलब वही मेथेन का एग्जांपल है। उसके अंदर क्या है, CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O। तो इसके अंदर क्या है, अगर 1 मोल CH4 का है तो ऑक्सीजन कितने मोल है, 2 मोल है, और कार्बन कितने मोल है, CO2 के 1 मोल है। तो भैया अगर 1 मोल CH4 का है तो उसके अंदर 1 मोल क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। दैट विल बी इक्वल टू 16 ग्राम CH4 कंटेन्स 12 ग्राम कार्बन, इट विल बी। इसके बाद अगर 300 मिलीग्राम पर लीटर CH4 है तो कितना कार्बन होगा, 225 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये क्या हो गया, TOC हो गया। तो एक अनदर वे है ये किसको प्रेजेंट करने का, ऑर्गेनिक मैटर को प्रेजेंट करने का इन द फॉर्म ऑफ कार्बन। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब ये क्या होता है देखते हैं इसको। मतलब BOD इज़ अ पैरामीटर थ्रू विच you have just studies total waste water treatment, ठीक है। विदाउट BOD you can't imagine that you can easily study of waste water treatment। तो होता क्या है देखते हैं ये, it is the amount of oxygen required for the decomposition of biodegradable organic matter present in the system। मतलब ये ऑक्सीजन की वो अमाउंट है जिसके थ्रू हम बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है उसका क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे। उसके बाद BOD during 5 days at 20 degree centigrade is taken as standard BOD and is approximately 68% of ultimate BOD। इसका मतलब जो ultimate BOD का 68% होता है वही हम 5 days BOD लेके चलते हैं, जो कि स्टैंडर्ड BOD होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक है ना। अगर कहीं पर BOD लिखा हुआ है इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट BOD 5 days है। अगर अल्टीमेट होगा तो लिखा होगा वहाँ पर BOD अल्टीमेट, इस बात का ध्यान रखना आप। अब डिटर्मिनेशन ऑफ BOD क्या है, बहुत सिंपल चीज़ देखो। BOD इज डिटरमाइंड बाय डाइल्यूटिंग द नोन वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल विद द नोन वॉल्यूम ऑफ एरिएटेड वाटर एंड नोटिंग द डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द डाइल्यूटेड सैंपल बिफोर एंड आफ्टर इंक्यूबेशन फॉर 5 days एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले पढ़ लेते हैं फिर समझाऊंगा इसको मैं। जनरली 300 ml साइज बॉटल्स आर यूज्ड फॉर इंक्यूबेशन एंड ऑल द सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इंक्यूबेटर in order to avoid photosynthesis during which O2 is released, resulting in higher DO final and lower BOD than actual। देखो इसके अंदर बात करते हैं, देखो ये टेस्ट सैंपल है आपके सामने, टेस्ट सैंपल शो हो रहा है XML। अगर इसके अंदर अपन ने एडिटेड वाटर ऐड कर दिया, इसका जो वॉल्यूम है वो हम लेके चल रहे हैं कितना, YML, ठीक है। तो XML के अंदर जैसे हमने एडिटेड वाटर YML ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, डाइल्यूटेड सैंपल हो गया। इस डाइल्यूटेड सैंपल को हम इंक्यूबेटर में रखेंगे, ठीक है, इंक्यूबेशन करने के लिए। इंक्यूबेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं बेसिकली, ठीक है। तो इस डाइल्यूटेड सैंपल को जब हम इंक्यूबेटर में रखेंगे तो इंक्यूबेटर में रखने से पहले जो DO इनिशियल होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, और इंक्यूबेटर में रखने के बाद 5 दिन तक रखेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके बाद जब DO फाइनली आएगा उसको DOF से डिनोट करेंगे। तो फाइनली जो हमारा सोल्यूशन आएगा BOD का, कैसे निकालेंगे, देखो लिखा हुआ है BOD 5 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू DO इनिशियल माइनस DO फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर, ठीक है। अब ये डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है वो देखते हैं अपन, नीचे आइए। तो DF इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल ऑब्लिक ओरिजिनल सैंपल ऑब्लिक अनडाइल्यूटेड सैंपल, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ और आपको इंक्यूबेट, देखो यहाँ पे इंक्यूबेटर के बारे में बता रखा है मैंने, टू मेंटेन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ लिविंग सेल्स,
ठीक है ना। मतलब इनक्यूबेटर के अंदर क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है, ठीक है, जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेल्स का क्या होता रहता है, ग्रोथ होती रहती है। क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल ग्रोथ नहीं होगा तो डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ मैंने पहले बताया था यहाँ पर आपको, जो इसके अंदर जो एक चीज़ लिखी हुई है, जनरली 300 ml साइज बोटल्स आर यूज्ड फॉर इंक्यूबेशन एंड ऑल द सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इंक्यूबेटर। अब जो भी लाइट का सोर्स है वो इंक्यूबेटर से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर अपन ने लाइट उसके अंदर डाल दी इंक्यूबेटर में तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पर ऑक्सीजन क्रिएट हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। ऑक्सीजन जनरेट होकर क्या हो जाएगा, इससे जो DO फाइनल है वो तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा हमारा, और जो DO फाइनल मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नो डाउट। सपोज करो, इसको एग्जाम्पल ही चलते हैं, जो DO इनिशियल था, सपोज करो जो DO इनिशियल था दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 20 मिलीग्राम पर लीटर, केवल मैं लेके चल रहा हूँ, 20 ppm था DO इनिशियल, ठीक है। अब हुआ कि अगर वहाँ पर लाइट अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मली आफ्टर फाइनल जो DO आएगा, सपोज करो वो आ गया हमारा 10 मिलीग्राम पर लीटर, तो इसका मतलब BOD जो आ गया वो 20 - 10 करेंगे, ठीक है। अगर सेकेंड केस में क्या करता हूँ मैं, लाइट की प्रेजेंस के अंदर ये सारा काम हो रहा है, तो लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस से क्या होगा, मतलब ऑक्सीजन जनरेट होगी, तो इसका मतलब DO इनिशियल तो मेरा 20 मिलीग्राम पर लीटर था, लेकिन जो फाइनल हो गया वो मेरा 15 मिलीग्राम पर लीटर है, तो इससे मेरा BOD क्या हो जाएगा, 20 - 15 5। इसका मतलब यहाँ पर मेरा BOD क्या हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है हमको, ठीक है ना, कि हमको लाइट बिल्कुल नहीं रखनी है। उसके बाद इस तरह एक बेस्ड न्यूमेरिकल है जो कि आप कर चुके हैं, तो उसको करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आगे आ जाइए, अपन आगे देखते हैं। इसका डेरिवेशन है जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, अल्टीमेट BOD के रिगार्डिंग कैसे कैसे करते हैं, इसका डेरिवेशन प्रॉपर है, इसको समझ लेते हैं एक बार डेरिवेशन को, क्या है ये। देखो, एज पॉइंटेड आउट अर्लियर दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द ऑक्सीजन डिमांड फॉर द फर्स्ट 5 days ऑन अ नंबर ऑफ सैम्पल्स एंड देयर एवरेज वैल्यू इज टेकन एज BOD 5 एट द टेस्ट टेम्परेचर, ठीक है। मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ सैम्पल्स पे टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, फिर एवरेज लेंगे, तो उसके बाद BOD 5 एक टेस्ट टेम्परेचर में कैलकुलेट करेंगे। इनफैक्ट इफ द O2 सप्लाई इज मेड अवेलेबल फॉर पीरियड्स मोर देन 5 days, इट इज़ फाउंड दैट ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड रैपिडली फॉर 6 or 7 days, and then the slows down until the end of 20 days or so. Thereafter it may again accelerate for some time and again slow down to a very low rate for an indefinite period. इसका मतलब ये बताया गया है कि हमको 5 days में क्यों रखना है। इससे क्या होगा, देखो यहाँ पर ये पाया गया कि अगर ऑक्सीजन, यहाँ पर ये पाया गया है कि अगर हम 5 से ज़्यादा दिन के लिए रखेंगे तो हमारा ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन होगा वो छठे, और मतलब अगर हम 5 से ज़्यादा रखेंगे तो ऑक्सीजन कंजम्पशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, रैपिडली होगा, ठीक है। और उसके बाद ये फिर धीरे होगा, कब तक, 20 दिनों तक धीरे होगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन एक्सीलरेट करेगा सम टाइम एंड अगेन स्लो डाउन टू ए वेरी स्लो रेट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। तो 5 days एक स्टैंडर्ड टाइम है। उसके बाद क्या होगा, 5 days के बाद ऐसे रखेंगे तो जो कंजम्पशन है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और उसके बाद 7 के बाद 20 दिन तक घटेगा, फिर ये बढ़ेगा, ठीक है ना। तो और पता नहीं कब तक ये घटेगा बढ़ेगा, इनडेफिनेट पीरियड के लिए होगा। इसलिए हम 5 days के लिए चलते हैं, ठीक है। इसलिए द फर्स्ट डिमांड ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 days or so in fact occurs due to the oxidation due to organic matter and is called carbonaceous demand और फर्स्ट स्टेज डिमांड, ठीक है। तो बेसिकली जो फर्स्ट डिमांड होती है 20 days के लिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कार्बोनेशियस डिमांड या फिर फर्स्ट स्टेज डिमांड या फिर इनिशियल डिमांड। उसके बाद जो लेटर डिमांड अकर्स ड्यू टू बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड अमोनिया एंड इज कॉल्ड नाइट्रोजनस डिमांड और सेकेंड स्टेज डिमांड। उसके बाद जो वाली ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस डिमांड और सेकेंड स्टेज डिमांड बोला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, अमोनिया का हो रहा होता है, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन का हो रहा होता है बेसिकली। तो यहाँ तक अपन ने पूरा पढ़ लिया है कि BOD कैसा होता है, BOD क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। देखो ये इसके बाद डायग्राम है, देखो इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिंपल से डायग्राम है। अल्टीमेट जो ऑक्सीजन थी यहाँ पर वो L0 थी, किसी टाइम पे जैसे घटी तो टाइम t बराबर 0 पर ये L0 थी। उसके बाद ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, किसी टाइम t पर इसको LT मान के चलते हैं अपन, ठीक है ना। ऊपर जो है वो कंज्यूम्ड है, नीचे वाली कौन सी हमारी रिमेनिंग है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, जो ये वाला पार्ट है ये मेरा ऑक्सीजन कौन सी हो रही है, कंज्यूम्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है ये मेरा ऑक्सीजन कौन सा है, ये मेरा रिमेनिंग ऑक्सीजन है, ठीक है ना।
तो आगे चलते हैं अपन, नीचे आ जाइए। इससे डेरिवेशन है, डेरिवेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है, बहुत सिंपल से डेरिवेशन है ये। तो देखो डेरिवेशन पढ़ चुके हैं, डेरिवेशन को आपको याद करने की नीड नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है क्वेश्चन करने में। एक बार आप डेरिवेशन फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि क्या हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए डेरिवेशन एक बार। तो एक बार हम डेरिवेशन देख लेते हैं इसका। देखो dLT/dt प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ LT, फर्स्ट डिग्री ऑफ काइनेटिक्स इक्वेशन है ये, ठीक है। अभी देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, वो देखते हैं हम। द रेट एट विच BOD इज सेटिस्फाइड एट एनी टाइम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ऑल्सो ऑन द अमाउंट एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज एट दैट टाइम। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, द रेट एट विच BOD इज सेटिस्फाइड एट एनी टाइम, मतलब जो BOD है वो किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी और डिपेंड करेगी ऑर्गेनिक मैटर के नेचर के ऊपर, किस टाइप का ऑर्गेनिक मैटर का नेचर है सीवेज के अंदर। दस एट अ सर्टेन टेम्परेचर द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, देखो यहाँ पर, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज एज्यूम टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज एज दैट टाइम। इसका मतलब क्या हो गया, जो डीऑक्सीडेशन का रेट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाएगा किसके, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है सीवेज के अंदर, ठीक है। अब से डेरिवेशन है यहाँ पर dLT/dt इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ LT, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इक्वेशन है। जब इसको प्रोपोर्शनल साइन खुलेगा तो ये माइनस और जो कांस्टेंट आएगा वो k आएगा, उसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, दैट विल बी dLT/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ KLT। dLT/dt k बाहर आ जाएगा यहाँ पर। टाइम जो होगा, अब देखो टाइम t बराबर 0 पे इनिशियल ऑक्सीजन था हमारा L0, टाइम t बराबर क्या हो जाएगा, LT हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन कर देंगे। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो नॉर्मल सा इंटीग्रेशन है, जब खोलेंगे तो क्या आ जाएगा फाइनली ln LT, L0 से LT इक्वल टू माइनस ऑफ k t, लिमिट 0 से 2, उसके बाद ln LT लिमिट लगा देंगे तो ln LT लिमिट लगा देंगे तो क्या जाएगा ये ln LT अपॉन में L0 बराबर माइनस ऑफ KT, उसके बाद लॉग ले लेंगे तो फाइनली ये LT इक्वल टू क्या जाएगा, L0 e की पावर माइनस KT, दैट इज़ रिमेनिंग। ये कौन सा है मेरा, रिमेनिंग, ठीक है। उसके बाद हमको कंज्यूम निकालना है तो ये मेरा रिमेनिंग हो जाएगा। कंज्यूम निकालने क्या करेंगे, टोटल माइनस रिमेनिंग कर देंगे, दैट विल क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। तो ये रिमेनिंग है, कंज्यूम नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को देखते हैं, रिमेनिंग नॉट कंज्यूम। तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा LT इक्वल टू L0 10 की पावर माइनस KT, LT इक्वल टू L0 e की पावर माइनस KT, दैट इज़ रिमेनिंग, ठीक है। अगर बेस 10 में रखना है तो बेस 10 में रखने के लिए LT इक्वल टू L0 इंटू 10 टू पावर माइनस KD इंटू T, ठीक है, दैट इज़ रिमेनिंग। उसके बाद हम बात करते हैं कंज्यूम की, तो ये कंज्यूम्ड BOD है, कंज्यूम निकाल टोटल में से हम रिमेनिंग को माइनस कर देंगे तो L0 माइनस L0 e टू पावर माइनस KT। तो कंज्यूम्ड BOD निकालने के लिए L0 कॉमन ले लेंगे, L0 कॉमन ले तो दैट इज 1 माइनस e की पावर माइनस KT। ये तो बेस e पर है, 10 बेस 10 पे लेना है तो नीचे फाइनली कंज्यूम रह जाएगा L0 ब्रैकेट ओपन 1 माइनस 10 टू पावर माइनस KD इंटू T। सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, कंज्यूम्ड BOD लिखा हुआ है, कंज्यूम्ड BOD क्या हो जाएगा L0 1 माइनस e की पावर माइनस KT बेस ई पर, और अगर बेस 10 पे लेना है तो L0 1 माइनस 10 टू पावर माइनस KD इंटू T, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, अभी बता गया है। उसके बाद K और KD क्या है, दैट दे आर डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट रेस्पेक्टिवली विच सिग्निफाइज द रेट ऑफ BOD रिएक्शन विदाउट अफेक्टिंग द अल्टीमेट BOD। और K और KD की जो यूनिट होगी वो क्या होगा, टाइम इनवर्स होगा, 1 अपॉन टाइम हो गया, तो KD और K इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको, द BOD 5 ऑफ सरफेस वाटर सैंपल इज 200 मिलीग्राम पर लीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, द वैल्यू ऑफ द रिएक्शन कांस्टेंट इज 0.2 डे इनवर्स विद द बेस E, देन फाइंड द अल्टीमेट BOD ऑफ सैंपल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 BOD 5 दिया हुआ है, K की वैल्यू दिया हुआ है, बेस E पे अल्टीमेट निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे इसके अंदर यहाँ पर। तो LT इक्वल टू L0 1 माइनस e की पावर माइनस KT, ठीक है। तो LT की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 200 दी हुई है, L0 निकालना है, तो L0 क्या जाएगा 316 ppm आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन डिस्पोजल के बारे में पढ़ेंगे, या फिर जो इसके अंदर अदर टॉपिक्स हैं उसके बाद डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आई विश कि आप घर पे काफ़ी अच्छे से रह रहे होंगे, ठीक है, प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए, और जैसा ही होगा आपको बता दिया जाएगा जब भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे, जो भी आपके एग्ज़ाम पेंडिंग पड़े हुए हैं सेमेस्टर वाले, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, परेशान होने की नीड नहीं है, ठीक है। टाइम काफ़ी अच्छा है तो उसको यूटिलाइज़ कीजिए, अपनी कुछ हॉबीज़ हैं उसको भी आप अच्छे से इसमें परफेक्ट कर सकते हैं। और जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो गेट और ES के लिए वो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव, अगर आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम का मेन पर्पज़ है तो फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए SSC JEE के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।